बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आज हम बुनियादी तौर पे ये डिस्कस करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी की डेफिनेशन क्या है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है, टाइप्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इसकी अक़साम कितनी है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको क्यों मेजर किया जाता है, इसको क्यों मापा जाता है, क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल क्या है, क्या रोल है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में या डेवलपमेंट को मेजर करने में परचेजिंग पावर पैरिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परचेजिंग पावर पैरिटी की डेफिनेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात ले लें, कुछ सवालात सुन लें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में जानना क्यों अहम है और ये कैसे काम करती है। पहली बात, हाउ फास्ट इज़ द ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोइंग। ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इज चाइना कंट्रीब्यूटिंग मोर टू ग्लोबल ग्रोथ देन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या चाइना ग्लोबल ग्रोथ में, चाइना का हिस्सा ज़्यादा है या अमेरिका का। वेयर इज द एवरेज पर्सन बेटर ऑफ। दुनिया में किस जगह का आदमी, किस जगह का रिहायशी बेहतर हैसियत में जिंदगी गुजार रहा है। तो इन सवालात का जवाब देने के लिए आपको हर मुल्क का डाटा, हर मुल्क की जीडीपी चाहिए होगी। जब भी हम मुल्कों की जीडीपी मेजर करते हैं, मुल्कों की जीडीपी मापते हैं, तो तमाम मुल्क अपनी जीडीपी को अपनी लोकल करेंसी में कैलकुलेट कर। पाकिस्तानी जीडीपी पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट होती है, अमेरिका की जीडीपी अमेरिकन डॉलर में कैलकुलेट होती है, बांग्लादेश की जीडीपी बंगाली टका में कैलकुलेट होती है, मलेशिया की जीडीपी मलेशियन रिंगट में कैलकुलेट होती है, एंड सो ऑन। इसी तरह से हर मुल्क अपनी अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करता है अपनी अपनी लोकल करेंसी में। लेकिन जब वो अपनी अपनी लोकल करेंसी में इन चीज़ों को कैलकुलेट करता है, तो जब हमने कंपैरिजन करना होता है, जब हमने इनको आपस में तकाबुली जायजा लेना होता है या इनको इकट्ठा करना होता है पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्रोथ को देखने के लिए, तो अब इंडिया की जीडीपी कुछ और है, पाकिस्तान की जीडीपी कुछ और है, अमेरिका की जीडीपी कुछ और है, ब्राजील की जीडीपी कुछ और है। तो सब की जीडीपी अलग-अलग यूनिट्स में मेजर हो रही है। तो अब हमने इनको इकट्ठा कैसे करना है, एक जगह पे कैसे लाना है। तो उसके लिए सबसे कॉमन मेजर तो है कि हम इन सब को कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में, यानी पाकिस्तानी जीडीपी मापी जाती है डॉलर में, इंडिया की जीडीपी को कन्वर्ट किया जाता है डॉलर में, बांग्लादेश की जीडीपी को कन्वर्ट किया जाता है डॉलर में। तमाम मुल्कों की जीडीपी अपनी अपनी जगह पे कन्वर्ट होती है डॉलर्स में। तो जब सब की जीडीपी डॉलर में कन्वर्ट होती है, तो फिर हम फैसला कर लेते हैं कि एक मुल्क की जीडीपी दूसरे मुल्क की जीडीपी से कितनी मुख्तलिफ है, कितनी आगे है या कितनी पीछे है, और उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। और ये कितना इस तरीके से भी पता चलता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, चाइना ज़्यादा डॉलर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है या यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा कर रहा है, और कहाँ का बंदा, उसकी एवरेज डॉलर एवरेज इनकम कितनी है, किस मुल्क के रहायशी की एवरेज इनकम कितनी है डॉलर्स में, तो फिर एक कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। अब इशू ये है कि ये पैसे, ये रुपया, ये इंडियन रुपया, ये बांग्लादेशी टका, ये मलेशियन रिंगट, ये सऊदी रियाल, ये अमाराती दिरहम, ये कन्वर्ट कैसे होते हैं डॉलर में। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सचेंज रेट, यानी उस मुल्क का जो एक्सचेंज रेट होगा उसमें हम उसको कन्वर्ट करके
तो शिफ्ट करके तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग उसको डॉलर में शिफ्ट कर देते हैं। एक तो ये मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जिसकी बात हम करते हैं कि डॉलर की किस वक्त कीमत 270 रुपये है, 240 रुपये है, 250 रुपये है, 80 रुपये है, तो ये एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट से हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जब हम बात करते हैं तो इस तरीके में एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो जीडीपी है, वो अंडर वैल्यू रह जाती है। यानी आप पैदा कर रहे हैं 200 रुपया, लेकिन डॉलर में वो गिना जा रहा है 100 रुपया। कैसे? फर्ज करें पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पे जो जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है वो है 100 रुपया, और डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो है 100 रुपया पर डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान रोजाना का $1 प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, अब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ के 200 रुपए का $1 हो गया, तो अब पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है 200 रुपया पर डे। तो जब आप इसको एक्सचेंज रेट में शिफ्ट करेंगे तो आपकी जीडीपी कितनी बनेगी? $1 पर डे। आप पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 के बजाय 200 रुपया प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में तो रिजल्ट क्या आता है कि आपकी जीडीपी डॉलर में $1 की $1 रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या, आप पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपकी जीडीपी अंडर वैल्यू रह रही है ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन करेंसी। करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी करेंसी, आपकी जो जीडीपी है वो अंडर वैल्यू है। तो इस अंडर वैल्यूएशन को खत्म करने के लिए एक नया तरीका, एक नया मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो देखते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, उसके बाद फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम लोग बात करेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी और PPP refers to a rate at which the currencies of various countries get converted to equalize the purchasing power of distinct currencies by eliminating price level difference amongst the countries. Its calculation helps to compare the economic wealth and gross domestic product or cost of living of any two countries globally using the basket of good approach. अब परचेजिंग पावर पैरिटी में करते क्या? परचेजिंग पावर पैरिटी में एक मुल्क की बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी प्राइस देखते हैं कि उसकी प्राइस लेवल उसका कितना है। सेम गुड्स की प्राइस दूसरे मुल्क में कितनी है, उनकी प्राइसेस को आपस में कंपेयर कर लिया जाता है, और कंपेयर करने से एक नया एक्सचेंज रेट आ जाता है, एक नई वैल्यू आ जाती है डॉलर की रुपए के अगेंस्ट में। फिर हम अपनी सारी जीडीपी को उसमें उस एक्सचेंज रेट के लिहाज से कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से एक्सचेंज रेट क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से जीडीपी ग्रोथ आपकी एग्जैक्ट आ जाती है, जीडीपी अमाउंट आपकी एग्जैक्ट आ जाती है। जैसे फर्ज करें कि एक बर्गर, बिग मैक, मैकडोनल्ड का एक बर्गर पाकिस्तान में मिलता है 150 रुपए का, जबकि अमेरिका में वही बर्गर मिलता है $1 का। तो अब ये एक्सचेंज रेट क्या बन गया, $1 पर 150, लेकिन हकीकत में जो मार्केट एक्सचेंज रेट होगा वो उससे ज्यादा हो सकता है। या इसको मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। यानी एक फैमिली जो 2 से 4 अफराद पर मुश्तमिल है, वो एक घर में रहती है, उस घर का रेंट देती है, घर का राशन, घर का बच्चों के स्कूल की फीसें और दूध, फल, मेडिसन, इनके अखराजात कुल मिलाकर वो 1 लाख रुपए में एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल
ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। ये एक गुड्स की बास्केट बना दी गई कि उसमें उनके रेंट भी है, उनकी क्लॉथिंग भी है, उनका बिजली का बिल भी है, उनका गैस का बिल भी है, उनके ट्रैवलिंग भी है, उनकी फूड भी है, उनकी एजुकेशन भी है, उनका हेल्थ केयर भी है। ये एक टोकरी बन गई, उसमें सारी चीज़ें आ गई, तो उनकी कास्ट ऐड कर दी गई। हम फर्ज करते हैं कि ये 1,00,000 का बिल बन गया उसकी कास्ट ऑफ लिविंग के साथ। अब आप दूसरी साइड पे क्या करते हो कि इसी लेवल की जिंदगी गुजारने के लिए अमेरिका में कितने पैसे लगते हैं, तो हम फर्ज करते हैं कि वहां पे $1,000 में ये सारी एक्सपेंसेस, सारी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज की जा सकती है। अब पाकिस्तान में $1,00,000 में और अमेरिका में $1,000 में ये सारी चीजें परचेज की जा सकती है। अब अमेरिका में जो $1,000 है, पाकिस्तानी रुपयों में अगर आज की तारीख में उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो बनता है तकरीबन 2 से 2.5 बल्कि 3.5 लाख, 2,70,000। लेकिन यहाँ पे वो वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग $1,00,000 में वो अफोर्ड कर रहा है। तो अगर आप इनकी रेशो निकालें तो आपकी रेशो $1 की $100 निकलेगी, यानी अब आपका एक्सचेंज रेट $100 का पर डॉलर निकला। तो इससे जो ओवर वैल्यूएशन होती है, जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट होता है, वो मिनिमाइज हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए दोनों मुल्कों की परचेजिंग पावर इक्वेट करनी होती है, फिर करेंसी की वैल्यू निकालनी होती है कि फिर पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर में एक्सचेंज रेट क्या है। इसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर हम इससे अपनी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो फिर जीडीपी का नंबर एग्जैक्ट आ जाता है। पीपीपी एडजस्टेड नंबर जो ना वो ज्यादा रिलायबल होता है बनिस्बत नॉमिनल जीडीपी के, या जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होता है उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो फिर हमारी जीडीपी कम आएगी। अगर हम पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी की बेस पे एक्सचेंज रेट को डिस्कस करेंगे तो फिर ये परचेजिंग पावर पैरिटी से आपकी जीडीपी ज्यादा आ जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम आगे। पीपीपी is a key factor in comparing the GDP of multiple countries। तो इस परचेजिंग पावर पैरिटी से फिर हम मुख्तलिफ मुल्कों की जीडीपी को कंपेयर कर लेते हैं। इट कंसीडर द सिंगल प्राइस अप्रोच, मीनिंग ऑल द गुड्स विल कॉस्ट द सेम इन द यूएस डॉलर। द वर्ल्ड बैंक इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर कंप्यूटिंग द पीपीपी ग्लोबली यूजिंग द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। तो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड बैंक ये जिम्मेदारी लेता है कि वो परचेजिंग पावर पैरिटी को कंप्यूट करता है, इसको कैलकुलेट करता है, और उसके पास जो कि मैकेनिज्म है, उसके पास रिसोर्सेज है, डाटा है, तो वो उस डाटा को इस्तेमाल करके तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट कर लेता है। तो बुनियादी तौर पे ये जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप जब भी नंबर्स देखेंगे जीडीपी के डाटा में, वर्ल्ड बैंक में जाके नंबर्स देखेंगे तो आपको बहुत से नंबर्स परचेजिंग पावर पैरिटी में एडजस्टेड मिल देंगे, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको कंपैरिजन में मदद देते हैं। उसके बाद यानी टाइप्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी के टाइप्स कौन से होते हैं, उसमें 2 किस्म की टाइप्स है इसकी। नंबर 1 एब्सोल्यूट पैरिटी और दूसरी है रिलेटिव पैरिटी। एब्सोल्यूट पैरिटी में हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लेते, हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट प्राइसेस देखते हैं, एग्जैक्ट प्राइस को देख के दूसरे की प्राइस के साथ कंपेयर कर लिया जाता है, तो ये बन जाती है एब्सोल्यूट पैरिटी। जैसे पाकिस्तान में अगर एक बर्गर $200 का है, अमेरिका में वही बर्गर $1 का है, तो ये हम इसको उसकी प्राइस के साथ कंपेयर कर लेंगे तो $1 $200 का बन जाएगा। ये परचेजिंग पावर पैरिटी से आ जाएगी आपकी एक्सचेंज रेट, यानी वो प्राइस ऑफ वन कंट्री और प्राइस ऑफ अदर कंट्री, इसका अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका रेशो निकाल लेंगे तो एक बन जाएगी एब्सोल्यूट पावर परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसकी डेफिनेशन, इट मींस दैट अ बास्केट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिकल, इट मींस दैट अ बास्केट ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स in one country will cost the same in another, irrespective of the country in which it is produced. However, it gets skewed and static in the absence of excluding inflation. इन्फ्लेशन को निकाला जाता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है, एज इट इज एब्सोल्यूट वैल्यूज ले ली जाती है, तो ये एब्सोल्यूट पैरिटी हो जाती है।
रिलेटिव पैरिटी में हम प्राइस का इफेक्ट भी लेते हैं, यानी हम एक चीज की प्राइस डिवाइडेड बाय उसका सीपीआई, एक चीज की प्राइस, गंदम की प्राइस पाकिस्तान में डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना आपने, इन्फ्लेशन उसका एडजस्ट करके फिर आप एक्चुअल प्राइस ले लेंगे। यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप नॉमिनल प्राइस लेते हैं और रिलेटिव पावर में आप रियल प्राइस लेते हैं एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो अगर आप गंदम की प्राइस लेते हैं तो आप क्या करेंगे, गंदम की फी मन कीमत पाकिस्तान में कितनी है, फर्ज किया वो 4000 रुपये मन है, तो वो इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे। इन्फ्लेशन कितना है, 30%, उसको 30 से डिवाइड कर दें तो आपकी एक्चुअल प्राइस या रियल प्राइस आ जाएगी गंदम की। इसी किसी अमेरिका में एक मन गंदम कितने की है उसको आप डिवाइड कर दें उसके इन्फ्लेशन से, तो एक्चुअल इन्फ्लेशन, एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, रियल प्राइस आ जाएगी गंदम की अमेरिका में। अब आप इन दोनों प्राइसेस को कंपेयर कर लें, इनका रेशो ले लें तो ये रिलेटिव प्राइस हो जाएगी। तो यानी एब्सोल्यूट में नॉमिनल प्राइस की रेशो ली जाती है और रिलेटिव में रियल प्राइसेस की रेशो ली जाती है एडजस्ट करके इन्फ्लेशन के साथ। तो ये दो बड़ी टाइप्स हैं पैरिटी की, एब्सोल्यूट पैरिटी और रिलेटिव पैरिटी। तो रिलेटिव पैरिटी में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी इंक्लूड्स इन्फ्लेशन व्हाइल स्टेटिंग दैट द एक्सचेंज रेट इक्वल्स द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इन द लॉन्ग रन। Therefore, inflation will homogenize PPP, making it equal to the exchange rate in the long run. तो जो इन्फ्लेशन है उसको होमोजेनाइज किया जाता है, यानी उनको सेम किया जाता है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे तो फिर आपके रियल प्राइसेस आएंगे, रियल प्राइसेस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास रिलेटिव पैरिटी आ जाएगी दोनों मुल्कों की। तो ये स्टेबल होती है ओवर द लॉन्ग रन, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा वो चीज़ महंगी होती जाएगी, लेकिन हम उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उसकी असल वैल्यू पर, रियल वैल्यू पर लेते आएंगे तो लॉन्ग रन में ये एडजस्टेबल होती जाएगी और ये लॉन्ग रन में स्टेबल रहेगी एक्सचेंज रेट अपना। अब यदि परचेजिंग पावर पैरिटी का फार्मूला क्या है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इसका, बड़ा लेंथी है, बड़ा लंबा चौड़ा या बड़ा मुश्किल फार्मूला इसका नहीं है। इसमें अगर हम ले लेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी को हम जाहिर करेंगे एस से, कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट वन इन कंट्री ए, एक चीज की कॉस्ट ए कंट्री में वो उसको हम P1 कह लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट टू इन कंट्री बी, उसी चीज की कॉस्ट कंट्री बी में इसको हम P2 से कंसीडर कर लेते हैं। अभी अगर हमने इनको कैलकुलेट करना है तो उसका बड़ा सिंपल सा आसान सा रास्ता है कि आप कॉस्ट ऑफ बास्केट प्रोडक्ट इन कंट्री ए उसको डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट इन कंट्री टू इन कंट्री बी, तो P1 ओवर P2 ये आपकी एक्सचेंज रेट निकल आएगा। जैसे हम कह लेते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की कीमत है एक मन की 4000 रुपये, वो P1 हो जाएगा 4000 आपका, और अमेरिका में एक मन गंदम की कीमत है $400, तो वो P2 हो जाएगा आपका। तो अब 4000 तकसीम 400 करें तो आपके पास 100 आ जाएगा, तो वो आपका एक्सचेंज रेट या परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी अमेरिका में परचेजिंग पावर कितनी है गंदम की और पाकिस्तान में परचेजिंग पावर कितनी है गंदम की, उसको आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, जिसका मतलब ये कि $1 के अगेंस्ट आप 100 रुपीज़ की ये एक्सचेंज रेट। तो ये बेसिकली फार्मूला है। तो अगर आपने रिलेटिव का परचेजिंग पावर का फार्मूला निकालना है तो P1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट कंट्री की, ए कंट्री की इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय P2 डिवाइडेड बाय बी कंट्री की इन्फ्लेशन, जिसको आप रिलेटिवली आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट जो प्राइस है, जो एग्जैक्ट सूरत हाल है, जो रियल परचेजिंग पावर पैरिटी है वो आपके पास आ जाए। तो एडवांटेजेस क्या है परचेजिंग पावर पैरिटी के, क्यों परचेजिंग पावर पैरिटी को वाइडली यूज किया जाता है। वर्ल्ड बैंक अपने अक्सर डाटा में परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करता है और उसको वो इस्तेमाल करता है। तो एडवांटेज में सबसे बड़ी बात, इफ द गुड्स और सर्विसेज डू नॉट कॉस्ट द सेम इन टू कंट्रीज, वन करेंसी गेट्स अंडर वैल्यूड मोर देन द अदर। अगर ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज सेम प्राइस पे नहीं बिक रही, जो ट्रेडेड गुड्स है, यार क्योंकि ट्रेडेड गुड्स की बात जो ट्रेड हो सकती है, नॉन ट्रेडेड का फर्क होता है बहुत ज्यादा। जो ट्रेडेड गुड्स अगर सेम प्राइस पे नहीं बिक रही तो इसका मतलब है कि एक करेंसी अंडर वैल्यू है दूसरे की, यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन पे नहीं है। फर्ज करें एक पाकिस्तान में एक बर्गर मिल रहा है 200 रुपए का, अमेरिका में वही बर्गर आपका $8 में मिल रहा है,
तो इसका मतलब कि आपकी करेंसी एग्जैक्ट सेम पेज पे नहीं है, अंडर वैल्यू है, तो उसकी फिर एडजस्ट किया जाता है उसके अगेंस्ट उसको उस करेंसी को। इट हेल्प्स डिटरमिन मार्केट डिस्टॉर्शन अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट एंड इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। इससे इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हो जाती है और मार्केट की जो डिस्टॉर्शन होती है, जो गवर्नमेंट बाद अगर प्राइस सेट कर देती है कि ये हम कीमत लेंगे, उसमें सब्सिडाइज कर लेती है या और इसकी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो वो भी एडजस्ट हो जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी में। गवर्नमेंट की जो डिस्टॉर्शन होगी, गवर्नमेंट की जो फिक्सिंग होगी प्राइस की या इंटरवेंशन होगी मार्केट में, वो परचेजिंग पावर से वो एडजस्ट हो जाती है। अगर वो गवर्नमेंट उसको एक्सचेंज रेट को जानबूझ के फिक्स कर लेती है, खुद फिक्स कर लेती है, अंडर वैल्यू कर लेती है या ओवर वैल्यू कर लेती है, दोनों सूरतों में परचेजिंग पावर से वो एक्सचेंज रेट एडजस्ट हो जाता है। It is best method to gauge the trade imbalance between two countries based on imbalanced PPP. ट्रेड इम्बैलेंस, अगर ट्रेड आपकी इम्बैलेंस है, बैलेंस ट्रेड नहीं है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का उसके लिए एक्सचेंज रेट बोला जाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो अटेन किया जाता है, वो अडॉप्ट किया जाता है। इससे आप ट्रेड को बैलेंस में लेके आ सकते हैं। The difference in PPP is key indicator of difference in the standard of quality of life between the two countries. अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में डिफरेंस होगा, परचेजिंग पावर मुख्तलिफ है, अमेरिका की परचेजिंग पावर मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ है, इंडिया की परचेजिंग पावर मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इन तमाम मुल्कों में मुख्तलिफ होगी। जहाँ परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी करेंसी की, वहाँ की लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ परचेजिंग पावर कम होगी वहाँ की लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो ये एक इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करने का, जो हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ किस जगह की बेहतर है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी वो आपको उसको मेजर करके देती है। PPP is good measurement tool to measure the wealth of any country. किसी मुल्क की वेल्थ को मेजर करने का सही टूल परचेजिंग पावर पैरिटी। इसलिए जब भी जीडीपी कैलकुलेट करती है, उसको नॉमिनल में नहीं करते या मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे नहीं करते, उसको एडजस्ट करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी पे। आप वर्ल्ड बैंक का डाटा उठाएं या आप विकिपीडिया पे जाएं, किसी मुल्क का डाटा चेक करें, तो आप जीडीपी वो दो शक्लों में देता है। एक आपको एक्सचेंज रेट पे देता है, मार्केट एक्सचेंज रेट पे, करंट प्राइसेस पे, दूसरा आपको परचेजिंग पावर पैरिटी पे देता है। तो आप देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी की करेंसी, परचेजिंग पावर पैरिटी पे जो जीडीपी है वो हमेशा ज्यादा होगी बनिस्बत उस जीडीपी के जो उस पे है नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे है। तो ये मुल्कों की दौलत का सही अंदाजा लगाने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जीडीपी एक्सचेंज रेट आपका बढ़ जाता है तो आपकी जीडीपी कम जाहिर होगी, हालांकि जीडीपी कम नहीं हुई, लेकिन एक्सचेंज रेट कम होने की वजह से आपकी जीडीपी कम जाहिर होगी, तो इसलिए इसको एडजस्ट किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ। An economist could correct the trade imbalance between two countries by observing the difference between countries' currency. कंट्री के करेंसीज में जो फर्क है वो ये देखा जाता है परचेजिंग पावर से कि वो रियल डिफरेंस है, मार्केट बेस्ड है या वो आर्टिफिशियल है, उसको जानबूझ के अंडर वैल्यू रखा गया है या ओवर वैल्यू रखा गया है। तो ट्रेड का इम्बैलेंस दूर करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का टूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। As a result, only a little adjustment in the currency valuation could lead to a balance of trade difference. ट्रेड डिफरेंस को दूर करने के लिए सिर्फ छोटी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्राइस में, मार्केट एक्सचेंज रेट पे, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पीपीपी इज दैट इट हैज रिमेन्ड स्टेबल ओवर द ईयर। याद रखिएगा मार्केट एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वो ऊपर नीचे होता है, कभी वो बढ़ जाता है कभी कम होता है, उसकी जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें बहुत से फैक्टर उसमें इंक्लूड होते हैं, उसमें सेंटिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें फ्लो ऑफ कैपिटल का बड़ा रोल होता है, उसमें फ्लाइट ऑफ कैपिटल का बड़ा रोल होता है, उसमें इंटरनेशनल सिचुएशन का, इंटरनेशनली हालात का, जंगों का ये बड़ा रोल होता है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी बड़ी, इंटरेस्ट रेट का बड़ा रोल होता है जिसकी वजह से मार्केट आपकी फ्लक्चुएट करती है और वो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन ये स्टेबल नहीं होती जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होता है। परचेजिंग पावर पैरिटी की खूबी ये है कि ये ओवर द ईयर स्टेबल रहता है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट वही होती है। अगर इन्फ्लेशन की वजह से हो भी जाए तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप रियल प्राइस पे आ जाते हैं। तो जब आप एडजस्ट करते हैं उसको तो फिर ये क्या बनता है, ये स्टेबल रहता है ज़्यादा ओवर टाइम, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल होता है कि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही होती।
Moreover, PPP is the best measure of a nation's overall economic health. This is because it considers all the non-traded goods across the nation. Non-traded goods, ऐसी चीजें जो जिनकी ट्रेड नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट का एक मैच का जो टिकट है वो 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, बड़ी छलांग लगाएंगे तो 5000 रुपया जो ना वो टिकट होगा मैच देखने का। जबकि अमेरिका में उसी लेवल का मैच देखने के लिए आपको कम से कम $100 पे करने पड़ेंगे, जो 25,000 रुपया, 27,000 रुपये पाकिस्तानी। यानी जो 500 का टिकट है उस लेवल का देखने के लिए आपको, तो इसका मतलब कि यहाँ पे वो चीज़ निस्बतन सस्ती है क्योंकि यहाँ पे वेजेस कम, तो अमेरिका में वो चीज़ महंगी है। इसी के से हेयर कट, आप यहाँ पे अगर हेयर कट करवाते हैं तो आप 300 रुपया या बड़ी आते हैं 500 रुपया या 1000 रुपये आप पे करते हैं। 1000 रुपये बहुत ज़्यादा हेयर कट के लिए, लेकिन मैक्सिमम हम फर्ज कर लेते हैं कि 500 रुपये आप पे करते हैं। लेकिन अमेरिका में एक हेयर कट करवाने के लिए आपको $30 या $40 या $50 पे करने पड़ते हैं। अगर फर्ज करें कि $30 पे देने पड़ते हैं तो इस वक्त मौजूदा एक्सचेंज रेट पे क्या होता है, मौजूदा एक्सचेंज रेट पे आप $30 का मतलब यह है कि तकरीबन 8000 रुपये आप हेयर कट के देते हैं। तो नॉन ट्रेडेड गुड्स अंडर डेवलप कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में सस्ती होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी कम होती है, जबकि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसकी जो असल हेल्थ है इकोनॉमी की वो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी ही बताती है। अब आगे आ जाए कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में परचेजिंग पावर पैरिटी का रोल क्या है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कैसे परचेजिंग पावर पैरिटी जो ना हेल्प आउट करती है, यानी कौन कौन सा डाटा है जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी में शो करते हैं, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी में डिस्कस करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में एडजस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला इंडिकेटर है पॉवर्टी। तो द मटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज कैन बी मेजर्ड ऑन अ कॉमन स्केल बाय एडजस्टिंग फॉर डिफरेंस इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। करेंसी की परचेजिंग पावर में एडजस्ट करके फिर बताया जाता है कि किस मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ क्या है, इकोनॉमिक वेल्थ क्या है और वो कितना अमीर है या कितना गरीब है। पर पीपीपी कन्वर्टेड मेजर आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी लाइन। ये जो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल पॉवर्टी लाइन बनाई है $1.90 की या $2 की जो बनाई है, वो परचेजिंग पावर से एडजस्ट की गई है। पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया के दरमियान उनको एडजस्ट किया गया। फिर उसके बाद ये यानी ये $1.90 एडजस्टेड विद परचेजिंग पावर है। तो इसमें भी परचेजिंग पावर का रोल है कि जिसमें आप पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का टूल इस्तेमाल करते हैं। The lowest of these, the international poverty line, which identifies those living in extreme poverty, is currently set at $1.9 a day in 2011 PPP terms। ये PPP परचेजिंग पावर पैरिटी में was originally based on a national poverty line of some of the poorest country। ये बेसिकली कुछ गरीब मुल्कों की जो नेशनल पावर्टी लाइन है उस पे बेस करके, यानी उनकी परचेजिंग पावर लेके तो ये एडजस्ट की गई थी कि अगर उनके लोग इस लेवल से कम पे सर्वाइव कर रहे हैं, इस लेवल से कम पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इससे ऊपर जो बंदा रहेगा वो पावर्टी लाइन पर होगा और जो इससे नीचे जाएगा वो पावर्टी लाइन से नीचे रह जाएगा। Poverty lines in countries classified as lower middle income countries। तो lower middle income countries में जो poverty line है वो $3.2 है, और while the 5.5 poverty line represents typical national poverty line in upper middle income country, और $5.5 की जो poverty line है ये upper middle countries में करती है। ये सारे PPP adjusted है, यानी purchasing power के साथ adjusted है। The poverty headcount ratio is defined as the percentage of the population living on less than these 2011 PPP based level of daily income or consumption। तो जो पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो है ये फिर परसेंटेज होती है पीपल की, कितने लोग इस 2011 से की जो पॉवर्टी लाइन दी गई थी उस पे ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, उससे नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इनकी रेशियो निकाले तो ये हेडकाउंट रेशियो निकलती है। उसके बाद ये हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं। पीपीपी अलाउज क्रॉस कंट्री एनालिसिस ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। This type of analysis can help us understand the cost of or the investment made in different aspects of human development such as health expenditure। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी आपको चूंकि एनालिसिस देती है जीडीपी का, तो जीडीपी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि और जीडीपी का कितना शेयर आपने
डेवलपमेंट पे लगाया, डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितना लगाया, एजुकेशन पे कितना लगाया, आपने हेल्थ पे कितना लगाया। अगर आप नॉमिनल टर्म में काउंट करेंगे तो वो हो सकता है बजट बहुत ज्यादा हो, लेकिन जब आप उसको परचेजिंग पावर में डिस्कस करेंगे तो फिर आपका बजट उससे डिफर हो सकता है। या हो सकता है आपको बजट कम लग रहा हो लेकिन परचेजिंग पावर में वो आपको लिए वो ज्यादा बजट बन जाता हो। तो ये हेल्थ केयर का एग्जैक्ट अमाउंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे कितना आ रहा है वो परचेजिंग पावर से एडजस्ट किया जाता है, फिर पता चलता है कि आपने कितने पैसे हेल्थ पे लगाए। हेल्थ आउटकम, the purchasing power based poverty line are also used to monitor progress towards universal health coverage. The number of people pushed below the current $1.9 and $3.2 poverty line by out of pocket health care expenditure show the number of people living in household experiencing improving level of health expense. हेल्थ, ये तो हो गया हेल्थ आउट एक्सपेंडिचर कितने की है आपने। अब है हेल्थ आउटकम्स। द पीपीपी बेस्ड पॉवर्टी लाइन आर आल्सो यूज्ड टू मॉनिटर टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यानी पॉवर्टी लाइन इस चीज पे भी, अब पॉवर्टी लाइन किस पे बेस कर रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी पे। तो परचेजिंग पावर पैरिटी से पावर्टी लाइन आ गई और पावर्टी लाइन ये बताती है कि कितने फीसद लोग गुर्बत की सतह से जिंदगी गुजार रहे हैं और कितने % लोगों को हेल्थ की कवरेज अवेलेबल नहीं है। जाहिर बात है अगर इनकम उनकी एक मिनिमम लेवल से ज्यादा है तो वो हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर इनकम उस मिनिमम लेवल से जो एडजस्टेड है परचेजिंग पावर पैरिटी से कम हो जाएगी तो वो हेल्थ कवरेज नहीं ले सकेगी। एनर्जी एफिशिएंसी, energy used per unit of GDP provides a measure of energy efficiency. Cross country analysis of energy intensity levels using purchasing power parity based measure of GDP helps identify economies which are most and less energy efficient. Energy efficiency देखनी है तो ये देखा जाता है कि per unit of GDP कितनी एनर्जी यूज की जाएगी। यानी आपने ₹1 की जीडीपी प्रोड्यूस की है, उसके लिए आपने कितने यूनिट बिजली के कंज्यूम किए। अगर आपने जीडीपी की एफिशिएंसी देखनी है, एनर्जी की एफिशिएंसी देखनी है तो बेसिकली देखने का तरीका यह है कि आपने ₹100 पैदा किया है, उस ₹100 पैदा करने के लिए आपने बिजली इस्तेमाल किया ₹200 की, तो आपकी रेशो एक जीडीपी एक दो क्या यानी 1 यूनिट जीडीपी का प्रोड्यूस करने के लिए आप 2 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करते हो। यानी एक तरफ सूरत ये है कि अगर आप ₹100 की जीडीपी इस्तेमाल करने के लिए ₹50 की एनर्जी इस्तेमाल करें तो इसका मतलब कि आपकी एनर्जी एफिशिएंटली आप इस्तेमाल कर रहे हैं जीडीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके बाद है जी एमिशन। एमिशन का मतलब ये है कि आप जब जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो जाहिर बात है उससे कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट करते हैं। जब आप बिजली बनाते हैं, जब आप गाड़ियाँ चलाते हैं, जब आप प्रोडक्शन करते हैं, जब आप ईंटें बनाते हैं, चिमनी से धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट करते हैं। तो अब ये देखा जाता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कि आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ तो जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन आप इसके अगेंस्ट कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, कितनी एमिशन कर रहे हैं। तो उस एमिशन को जब आपने मेजर करना होता है तो आपने जब जीडीपी उसके लिए लेनी है तो वो जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड लेते हैं। तो उसके लिए परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड जीडीपी लेते हैं। तो यानी आप ₹100 की अगर जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अगेंस्ट कितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, एमिशन कितनी उसकी कर रहे हैं। यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को मेजर करने के लिए भी परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो द चेंज इन एमिशन इंटेंसिटी ओवर टाइम एंड क्रॉस कंट्रीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग जीडीपी इन 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में आप इसको मेजर करते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इस एमिशन में भी हेल्पफुल होती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के रेफरेंस से। तो ये हमारा टॉपिक था। अब हम देख लेते हैं इसकी समरी एक छोटी सी, ताकि वो पूरा टॉपिक एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए आपके ध्यान में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ थ्योरी और अ टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज। Purchasing power parities is a theory or a tool used to determine the exchange rate of currencies while comparing the cost of living and wealth across nations. तो ये exchange rate
डिटरमिन करने का टूल है जिसमें आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को और वेल्थ ऑफ कंट्रीज को वर्ल्ड वाइड को कंपेयर करके आप एक एक्सचेंज रेट निकाल लेते हैं उसकी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस बट एन एग्रीगेट प्राइस ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। इसमें आप ये ला है कि अगर आइडेंटिकल गुड है, एक जैसी चीज है, तो उसकी प्राइस अक्रॉस द कंट्री सेम होगी विद रेफरेंस टू योर प्राइस लेवल और विद रेफरेंस टू योर एक्सचेंज रेट। यानी जितना एक्सचेंज रेट होगा उसके लिहाज से आपकी प्राइस एक होनी चाहिए। अगर प्राइस में फ़र्क है एक्सचेंज रेट के लिहाज से, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो एक्सचेंज रेट है वो इस सही तरीके से डिटरमिन नहीं किया गया। द टू टाइप्स ऑफ पीपीपी आर एब्सोल्यूट पैरिटी एंड रिलेटिव पैरिटी। दो जो टाइप्स हैं इसकी वो एब्सोल्यूट पैरिटी एंड रिलेटिव पैरिटी है। पीपीपी हैज़ मेनी एडवांटेजेस के एडवांटेजेस भी काफ़ी है, जैसे ये स्टेबल है, ओवर द लॉन्ग रन काफ़ी अरसे तक ये स्टेबल रहता है और ये किसी मुल्क की वेल्थ को मेजर करने का सही तरीन टूल है परचेजिंग पावर पैरिटी का। कास्ट ऑफ लिविंग को और परचेजिंग पावर को, जो करेंसी की परचेजिंग पावर वो एग्जैक्टली मेजर करने का ये बेहतरीन टूल है। इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी जब भी आप डाटा सर्च करेंगे वर्ल्ड बैंक से या पॉवर्टी का, जीडीपी ग्रोथ का और दूसरे हेल्थ एक्सपेंडिचर्स का और सोशल इंडिकेटर पे जब भी आप डाटा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें परचेजिंग पावर पैरिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत एक अच्छा एक इंडिकेटर होता है, एक टूल होता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के रेफरेंस के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा। तो मज़ीद अगर इस टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई एम्बिगिटी है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्ड करूँगा। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।